हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास +2 यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 19 में हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म पार्ट 2। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मैग्नेट है दैट इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है ना, ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरी तरफ आपको मालूम होना चाहिए कि जो करंट कैरिंग कॉइल है ना, दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो एक तो मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल है, दूसरा करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेटिक डाइपोल होती है ना। तो जब हमने किसी मैग्नेट की बात करनी है तो मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। और ये नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिसाइड होते हैं कि एक्चुअली किसी भी मैग्नेट के अंदर जो अट्रैक्टिंग पावर है वो जिन पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा है उनको हम पोल बोलते हैं ना। और अगर आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो हमेशा उसका एक एंड टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ अर्थ और दूसरा एंड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ अर्थ अलाइन करेगा ना। तो जिस कारण जो एंड नॉर्थ की तरफ अलाइंड है उसको हम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट और दूसरे को साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं ना। और इन दो पोल्स के बीच में जो दूरी है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। और ये जो दो मैग्नेट्स हैं, सॉरी दो पोल्स हैं इन ए मैग्नेट, इनकी स्ट्रेंथ हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट होगी। तो ये QM जो है ना वो पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो अब इस मैग्नेट की जो डायपोल मोमेंट है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होगी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डायपोल और मैग्नेट। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है ये आपको बताया था, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल, है ना, इससे निकलना है। और दूसरी तरफ जो करंट कैरिंग कॉइल है, ये है करंट कैरिंग कॉइल। तो अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और ए इसका एरिया है ना, सरफेस। तो अब ये जो कॉइल है इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमने आई ए से निकालनी है ना। और मान लीजिए कि ये जो करंट कैरिंग कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, तो साथ में एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द करंट कैरिंग कॉइल, आई है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल और ए क्या है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस तरह से निकालना है। और इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपने कैसे निकालनी है, तो उसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हो ना, कि जो कॉइल है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन के अलोंग कर्ल कर लेना ना। तो आपका जो स्ट्रेच्ड थंब है वो जिस तरफ डायरेक्टेड होगा वो एम वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मींस इस केस में जो एम वेक्टर है वो किस तरफ होगा, नॉर्मल टू द प्लेन बट आउटवर्ड, ऊपर की तरफ, है ना। तो अब दूसरी बात जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को देखते हो ना, तो जिस फेज को आप करंट कैरिंग कॉइल के आप देख रहे हो, तो अगर
अगर उस फेस में आपको करंट की डायरेक्शन नजर आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, और अगर आप दूसरा फेस देख रहे हो इस कॉइल का, इसी कॉइल का, तो आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज नजर आएगी ना। तो अब इस केस में जिस फेस को देखने पर करंट की डायरेक्शन, सामने से देखने पर करंट की डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज नजर आ रही है ना, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला फेस जिसको सामने से देखने पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है, वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा ना। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है। तो ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं ये बातें, तो ये याद रखनी है आपने। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो गिवन मैग्नेट है ना, तो गिवन मैग्नेट में दो पोल्स होंगे और दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल बट ऑपोजिट होगी। पर अब अगर हम बात करें, मान लीजिए ये मैग्नेट नंबर 1 है और ये मैग्नेट नंबर 2 है, तो ये दो मैग्नेट्स है ना, अलग मैग्नेट्स हैं ये। तो अब इसके अंदर नॉर्थ साउथ होंगे ना, ठीक है, और इनकी पोल स्ट्रेंथ QM माइनस QM माइनस साइन कन्वेंशन के कारण है। और ये जो मैग्नेट नंबर 2 है, तो इस मैग्नेट के दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ इक्वल बट ऑपोजिट है, इसके इक्वल बट ऑपोजिट है ना। तो अब ये जो दो अलग मैग्नेट्स हैं, तो जैसा कि हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं ना कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी जो लाइक पोल्स हैं रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिज्म में लाइक पोल्स मींस नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये रिपेल करेंगे और नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे ना। अब अगर अनलाइक पोल्स और लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मींस ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अब इस फोर्स को निकालने के लिए हमारे पास कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म है ना। अब मान लीजिए ये है एक पोल और ये है दूसरा पोल, ये दो मैग्नेटिक पोल्स है ना, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, दैट इज r। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये जो दो पोल्स हैं, अगर ये लाइक पोल्स हैं तो रिपेल करेंगे, और अगर ये अनलाइक पोल्स हैं तो अट्रैक्ट करेंगे ना। तो अब ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे ना, F। तो ये वाली जो फोर्स है बिटवीन द टू पोल्स, तो वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ्स, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम इनको कंबाइन करें, है ना, तो ये बन गया अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के क्या लिखेंगे हम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी वैल्यू वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मीडियम एंड चॉइस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस पे डिपेंड करेगी।
अब अगर मान लीजिए कि अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं एंड एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो फिर इस k की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई होगी, और म्यू नॉट यहां पे आपको मालूम ही है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और उसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है ना। और साथ में हमने इसका यूनिट भी लिखना है। तो अभी देखिए यहाँ पे, तो अगर हम इस k की वैल्यू को, है ना, वैक्यूम के लिए और एसआई यूनिट सिस्टम में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, तो ये कूलम्स लॉ बन गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई ये बन गया ना, ठीक है। अब म्यू नॉट का यूनिट क्या होता है, तो उसके लिए देखिए आप, ये हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर किए हुए हैं कि क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मैग्नेट के लिए तो Qm/L है, बट जो करंट कैरिंग कॉइल है उसके लिए NIA है ना फार्मूला। अब यहां से नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो तो उसका कोई यूनिट नहीं है, I करंट का एम्पियर है, और इसका SI यूनिट क्या है, एम्पियर स्क्वायर मीटर। अब अगर हम इस मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट को इसको यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, यहाँ पे, तो QM का क्या बनेगा, M/L है ना, क्योंकि M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का है एम्पियर स्क्वायर मीटर, और L का है मीटर, 1 मीटर कैंसल आउट हो गया तो एम्पियर मीटर, तो इसका यूनिट है, ठीक है। तो अब फोर्स क्या होती है, न्यूटन, म्यू नॉट 4 पाई, ये एम्पियर मीटर और नीचे स्क्वायर मीटर, तो म्यू नॉट का यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन, है ना, क्योंकि ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे ना। गॉट इट। अब दूसरी बात, और अब आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल है ना, म्यू नॉट I ओवर 2R। तो अब यहां से भी आप म्यू नॉट का यूनिट निकाल सकते हो ना, ये वैसे ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये टेस्ला है, ये मीटर है, ये पर एम्पियर है ना। और ये कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म है ना, कि अगर आपको मान लीजिए 2 पोल्स दिए हों और उनके बीच में डिस्टेंस दिया हो और उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है, तो एक तो आपने ध्यान में रखना है कि अगर वो दोनों पोल्स लाइक पोल्स हैं तो वो रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, और उनके बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो ना। तो ये आ गया। अच्छा, अब जैसा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, है ना, तो अगर मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और इसकी पोल स्ट्रेंथ QM है, तो जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी कर चुके हैं कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन चार्ज, ठीक है ना। उसी तरह से अगर
इस पॉइंट पे एक और पोल लाई कर रहा है ना, क्यू एम डैश, तो इस पोल पे मैग्नेटिक फोर्स ये वाला पोल लगा रहा है ना, तो अब इस सिचुएशन में ये हमारे लिए हो गया टेस्ट और ये है सोर्स, है ना। अब इस टेस्ट पोल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उसका कारण क्या है, इस सोर्स चार्ज ने जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया है एट द पोजीशन ऑफ टेस्ट। तो मान लीजिए जो टेस्ट चार्ज है वो पी पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, तो पी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है ड्यू टू सोर्स चार्ज या सोर्स पोल, तो उसके कारण टेस्ट चार्ज पे या टेस्ट पोल पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ना। तो अब अगर ये सोर्स पोल टेस्ट पोल पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एफ, तो अगर हम उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाली या टेस्ट पोल पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स को टेस्ट पोल के पोल स्ट्रेंथ से डिवाइड करते हैं तो वो आ गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी। तो अब ये फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कितनी है, 1/4 सॉरी म्यू नॉट ओवर 4 पाई। अब F जो है क्यू एम डैश बाय आर स्क्वायर है ना, आर क्या है यहाँ पे, ये वाली दूरी, और नीचे क्यू एम डैश है ना। अब क्यू एम डैश कैंसिल आउट, और साथ में डायरेक्शन मेंशन करनी है। तो अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना, नॉर्थ पोल है और ये भी, तो ये रिपल्शन के कारण अवे होगा ना यहाँ, ठीक है। अब इस डायरेक्शन को अगर हम आर कैप ले लें तो ये म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू एम बाई आर स्क्वायर आर कैप आ गया ना। अब यहाँ से समझने वाली बेसिकली बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्थ पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्यू एम है, और हमने इस नॉर्थ पोल से कुछ दूर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस अपार्ट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करनी है ना। तो कैसे करोगे आप कि पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण पैदा हुआ, नॉर्थ पोल के कारण, तो वो कितना होगा। तो उसके लिए आपने क्या नोट करना है कि जो पी पॉइंट है वो सोर्स पोल से कितनी दूर है और आर, और जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है ना। तो फार्मूला म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू एम बाई आर स्क्वायर हो गया। और डायरेक्शन किस तरफ लेनी है हमने, तो अगर आपका जो सोर्स पोल है वो नॉर्थ पोल है तो गिवन पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द, वो होगी अवे फ्रॉम द, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यही सोर्स पोल साउथ पोल होता है ना, और पी पॉइंट पे हमने, और पी पॉइंट की दूरी अगर आर है तो यहाँ पे बी की वैल्यू तो मैग्नीट्यूड में तो ये ऐसे लिखेंगे, बट डायरेक्शन कैसे लिखोगे आप, टुवर्ड्स द साउथ पोल ना, साउथ पोल की तरफ। समझ आई बात। तो ये याद रखना है ना आपने कि जैसे हमने याद नहीं रखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, अगर उसकी डायरेक्शन हमने लोकेट करनी है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज थी, और अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव सोर्स चार्ज थी ना। तो वो बात यहाँ भी अप्लाई हो रही है, क्योंकि आपको शुरू में बताया था कि जो मैग्नेटिज्म है उसमें जो नॉर्थ पोल है उसकी सेम इम्पोर्टेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव चार्ज की है, और मैग्नेटिज्म में जो इम्पोर्टेंस साउथ पोल की है वही इम्पोर्टेंस नेगेटिव चार्ज की इन इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो ये बातें आपने याद रखनी। अच्छा, अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस। तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो उनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं इन ए गिवन स्पेस। और उन लाइंस की जो शेप है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो कर्व्ड भी हो सकती है ना। तो वो बेसिकली उनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर हमें फील्ड लाइंस मालूम है तो उन फील्ड लाइंस के ऊपर एट एनी पॉइंट अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी किसकी? अगर वो फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट टू द फील्ड लाइन। और अगर वो फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन मिलेगी ना। अब उसी तरह अगर मान लीजिए किसी जगह पे फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड है ना, नजदीक है, तो वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ज्यादा होगी। और अगर वो वाइडली स्पेस्ड है तो वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कम होगी, है ना। पर अब जो डिफरेंस है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, वो ये भी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो डिसकंटिन्यूअस कर्व्स हैं। गॉट इट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी तो वो हमेशा स्टार्ट होती थी पॉजिटिव चार्ज से और खत्म हो जाती थी नेगेटिव चार्ज पे, है ना, वापस नहीं आती थी नेगेटिव। बट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो कॉन्टिन्यूस कर्व्स हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस कर्व का मतलब क्या है कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो उसकी शेप आउटसाइड द मैग्नेट तो होगी नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड द मैग्नेट तो होगी नॉर्थ टू साउथ, पर विद इन द मैग्नेट होगी साउथ टू नॉर्थ। और आप देख रहे हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो कॉन्टिन्यूस कर्व है, मींस वो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है ना ऐसे, तो कॉन्टिन्यूस कर्व है। तो ये फर्क आ गया बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिसकंटिन्यूअस कर्व है, वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ ही जाती है ना। बट जो फील्ड लाइंस है वो आउटसाइड द मैग्नेट तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, बट विद इन द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ की तरफ भी आती है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है ना, पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सब्सटेंस के अंदर, मैग्नेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब ये दो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है जो आपने याद रखने हैं यहाँ पे। अदरवाइज अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के लिए और सोलिनॉइड के लिए ड्रॉ करें तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो मैग्नेट है तो मैग्नेट में तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मैग्नेट के लिए। पर अगर हम सोलेनाइड की बात करें, आप सोलेनाइड भी दो तरह की है ना, तो एक सोलेनाइड होती है रियल सोलेनाइड और एक होती है आइडियल। तो आइडियल सोलेनाइड के केस में जो आइडियल सोलेनाइड है ना अगर आइडियल सोलेनॉइड है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है ना, तो आइडियल सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो
विद इन द सोलिनॉइड इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जो आइडियल सोलिनॉइड होता है ना उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है विद इन द सोलिनॉइड वो यूनिफॉर्म होता है और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है ना आइडियल सोलिनॉइड में, और अंदर यूनिफॉर्म होता है। तो इस कारण जो आइडियल सोलिनॉइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस होंगी ना। तो ये आइडियल सोलिनॉइड है। पर अगर मान लीजिए रियल सोलिनॉइड है, अगर रियल सोलिनॉइड है ना तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो वो रियल सोलिनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा ना, और तो बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये ऐसी शेप बनेगी। जबकि आइडियल सोलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सिर्फ सोलिनॉइड के अंदर होंगी और वो इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस की फॉर्म में होंगी ना। तो ये रियल सोलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की, ये आइडियल सोलिनॉइड के केस में, और ये मैग्नेट के केस में ना। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे ड्रॉ करनी है इन डिफरेंट केसेस। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी स्टडी किया हुआ है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, और वो सेम आर्टिकल्स यहाँ पर भी रिपीट होंगे। बस फर्क क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, और उनकी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड्स फाइंड आउट किए जाएंगे ना। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।